सोचिए, एक रास्ता है जिसे आप और आपके पुरखे मतलब दशकों से इस्तेमाल कर रहे हैं, और एक सुबह आप उठते हैं और देखते हैं कि किसी पड़ोसी ने उस पर दीवार खड़ी कर दी है या एक बड़ा सा गेट लगा दिया है। हम्म। ये एक ऐसी स्थिति है ना, जो भारत के गांवों और शहरों में हजारों झगड़ों की वजह बनती है, कभी कभी तो हिंसा भी हो जाती है। सही बात है। आज हम इसी उलझे हुए लेकिन बेहद जरूरी विषय की गहराई में उतर रहे हैं। मार्गाधिकार यानी राइट ऑफ वे। हमारे पास जो स्रोत हैं वे इस मुद्दे के कानूनी दांवपेच को मतलब परत दर परत खोलते हैं। हाँ। और आज का हमारा मिशन सिर्फ कानून को समझना नहीं है, बल्कि उसे एक सबसे असरदार कदम को पहचानना है जो रास्ता रोके जाने पर किसी को भी तुरंत राहत दिला सके। और ये सिर्फ आने जाने की सुविधा का मामला नहीं है, ये अपनी जमीन, अपने घर का पूरी तरह से इस्तेमाल करने के अधिकार से जुड़ा है। बिल्कुल। जैसा कि हमारे स्रोतों में साफ लिखा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है, पहुंचने के रास्ते के बिना कोई भी जमीन बेकार है। हाँ बेकार हो जाती है, उसकी कोई कीमत नहीं। इसलिए इस अधिकार को समझना और इसकी रक्षा करना बेहद बेहद जरूरी है। ठीक है, तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। मैंने जो पढ़ा उसमें एक बात साफ थी कि इस पूरे मामले की नींव एक बहुत पुराने मतलब 1882 के कानून पर टिकी है, भारतीय सूखाचार अधिनियम। द इंडियन ईजमेंट एक्ट। हाँ, सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है। ये है क्या और आज भी इतना जरूरी क्यों है? देखिए, ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 140 साल पहले था। आसान भाषा में कहें तो ये कानून कहता है कि आपको अपनी जमीन का ठीक से इस्तेमाल करने के लिए दूसरे की जमीन पर कुछ सीमित अधिकार मिल सकते हैं। अच्छा। इसमें सिर्फ रास्ता ही नहीं, बल्कि जैसे दूसरे की जमीन से गुजरती पानी की लाइन या वहां से आती रोशनी और हवा का अधिकार भी शामिल है। इसका जो मूल फंडा है वो बहुत सरल है। किसी भी संपत्ति का मूल्य तब तक अधूरा है जब तक उसका मालिक उस तक पहुंच ना सके। इस सुखाचार अधिनियम में दो सिद्धांत मुझे बहुत दिलचस्प लगे, लेकिन थोड़े उलझाने वाले भी। एक है आवश्यकता का अधिकार और दूसरा है लंबे समय के उपयोग का अधिकार। क्या ये दोनों एक ही चीज हैं या इनमें कोई बड़ा अंतर है? यह एक बहुत ही अहम सवाल है और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। ये दोनों बिल्कुल अलग है। अच्छा। हाँ, चलिए पहले आवश्यकता का सुखाचार यानी ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी को समझते हैं। सोचिए, आपने एक जमीन खरीदी जिसके चारों तरफ दूसरे लोगों के खेत हैं। आपकी जमीन लैंडलॉक्ड है, मतलब कहीं से आने जाने का रास्ता नहीं है। बिल्कुल। अगर आपको अपनी जमीन तक पहुंचने का रास्ता नहीं मिलेगा तो आप खेती कैसे करेंगे, फसल घर कैसे लाएंगे? आपकी जमीन तो एक तरह से बेकार हो जाएगी। कानून इसी स्थिति में आपको पड़ोसी के खेत से एक जरूरी रास्ता देता है। लेकिन इसमें एक पेंच है ना? अगर कोई दूसरा रास्ता मिल जाए, भले ही वो बहुत लंबा और घुमावदार हो। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। आवश्यकता का अधिकार तभी तक है जब तक आवश्यकता है। अच्छा। अगर कल सरकार उस जमीन के पास से एक सड़क निकाल दे तो आपका पड़ोसी की जमीन से गुजरने का ये आवश्यकता वाला अधिकार खत्म हो जाएगा। कानून इसे सिर्फ एक जरूरत मानता है, आपकी सुविधा नहीं। वाह। तो फिर ये दूसरा वाला लंबे समय के उपयोग से मिला अधिकार, जिसे प्रेस्क्रिप्टिव ईजमेंट कहते हैं, वो इससे कैसे अलग है? ये समय और परंपरा पर आधारित है। अगर कोई व्यक्ति किसी निजी रास्ते का इस्तेमाल मान लीजिए 20 साल से ज्यादा समय से बिना किसी रोक टोक शांति से और अपने हक के तौर पर कर रहा है। हक के तौर पर ये जरूरी है? बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि वो उस रास्ते का इस्तेमाल जमीन मालिक की दया या इजाजत से नहीं, बल्कि ये मानकर कर रहा था कि ये उसका अधिकार है। अगर ये शर्तें पूरी होती हैं तो उस रास्ते पर उसका कानूनी अधिकार बन जाता है। लेकिन क्या ये जमीन के मालिक के साथ थोड़ा अन्याय नहीं है? मान लीजिए कोई मालिक दयालु है और किसी गरीब पड़ोसी को 20 साल तक रास्ता इस्तेमाल करने देता है, तो क्या उसकी दया ही उसके लिए सजा बन जाएगी? ये सवाल बहुत जायज है और अदालतें इस पर बहुत ध्यान देती हैं। इसीलिए कानून में बिना रोक टोक और हक के तौर पर जैसे शब्द जोड़े गए हैं। अगर मालिक ने कभी भी 20 साल में एक बार भी रास्ते के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई हो तो ये अधिकार नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। या अगर ये साबित हो जाए कि रास्ता सिर्फ इजाजत के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था, तब भी अधिकार नहीं बनता। लेकिन अगर मालिक 20 साल तक चुप रहा तो कानून ये मान लेता है कि उसने उस अधिकार को मौन सहमति दे दी है। और एक बार ये अधिकार बन गया तो फिर नया रास्ता बनने पर भी ये खत्म नहीं होता, ये एक स्थायी अधिकार बन जाता है। मतलब कानून सिर्फ दस्तावेजों को नहीं, बल्कि सालों पुरानी परंपराओं और व्यवहार को भी मान्यता देता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। और इसमें अदालतों ने क्या भूमिका निभाई है?
मैंने पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट ने रास्ते को सिर्फ जरूरी नहीं बल्कि अनिवार्य कहा है। हाँ, न्यायपालिका इस अधिकार को बहुत गंभीरता से लेती है। जब अदालतें कहती हैं कि रास्ता न्यूनतम लेकिन उपयोग युक्त होना चाहिए, तो इसका गहरा मतलब है। मतलब सिर्फ नाम का रास्ता नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। स्रोतों में दिए गए उदाहरण इसे और साफ करते हैं। अगर सिर्फ पैदल आना जाना है तो कम से कम 3 फीट चौड़ा रास्ता होना चाहिए, ताकि एक इंसान आराम से निकल सके। हाँ, लेकिन अगर वो जमीन खेती की है और वहां ट्रैक्टर या बैलगाड़ी ले जानी है तो ये चौड़ाई 8 से 10 फीट तक भी हो सकती है। अदालतें हर मामले की जरूरतों को देखकर ये तय करती हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी सीख ये है कि आपके अधिकार की नींव इस बात पर टिकी है कि वो जरूरत से पैदा हुआ है या लंबे इस्तेमाल से। दोनों के मायने और ताकत बिल्कुल अलग अलग हैं। बिल्कुल, यही वो पहली गांठ है जिसे सुलझाना जरूरी है। अपनी जगह बनाने में समय लग सकता है, लेकिन मुझे ये जान के हैरानी हुई कि इस मामले में तुरंत कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि इसे एक अपराध भी माना जाता है। ये कैसे काम करता है? और यही वो जानकारी है जो ज्यादातर लोगों को पता नहीं होती और वे सालों तक दीवानी अदालतों के चक्कर काटते रहते हैं। रास्ता रोकना सिर्फ एक निजी झगड़ा नहीं है, ये कानून की नजर में एक अपराध है। भारतीय न्याय संहिता यानी BNS 2023 की धारा 126, जो पहले IPC की धारा 341 थी, वो सीधे तौर पर सदोष अवरोध से जुड़ी है। सदोष अवरोध? इसका आम आदमी के लिए क्या मतलब है? इसे साबित करने के लिए क्या दिखाना पड़ता है? बहुत सरल है, बस 2 चीजें साबित करनी होती हैं। पहली, कि किसी व्यक्ति को उस जगह जाने से जबरदस्ती रोका गया जहां जाने का उसका कानूनी हक है। ठीक है। और दूसरी, ये काम जानबूझकर किया गया है, गलती से नहीं। मतलब रास्ता रोकने वाले को पता था कि वो जो कर रहा है वो गलत है। अगर कोई अपनी गाड़ी आपके गेट के सामने गलती से पार्क कर दे तो वो अपराध नहीं है। अच्छा। लेकिन अगर कोई जानबूझकर ईंटों की दीवार खड़ी कर दे तो ये सीधा सीधा धारा 126 का मामला बनता है। और अगर रास्ता रोकने के साथ साथ गाली गलौज, धमकी या हाथापाई भी हो, जैसा कि अक्सर ऐसे मामलों में होता है, तब तो ये और भी गंभीर हो जाता है। रास्ता रोकने के लिए BNS की धारा 126 तो लगेगी ही, साथ में धमकी देने, मारपीट करने या शांति भंग करने के लिए भी अलग अलग धाराएं जुड़ जाएंगी। तो केस और मजबूत हो जाएगा। हाँ, इससे आरोपी के खिलाफ केस बहुत मजबूत हो जाता है और पुलिस को तुरंत कार्रवाई करने का और भी ठोस आधार मिल जाता है। तो यहाँ का निचोड़ ये है कि अगर कोई दादागिरी करके रास्ता रोके तो चुपचाप सहने की जरूरत नहीं है। ये एक आपराधिक मामला है और FIR दर्ज कराना आपको तत्काल राहत दिला सकता है। आपने एकदम पते की बात कही। ये सबसे तेज और असरदार पहला कदम हो सकता है। चलिए, अब उस सवाल पर आते हैं जो हर कोई सुनना चाहता है। अगर किसी का रास्ता रोक दिया गया है तो उसे असल में क्या करना चाहिए? कदम दर कदम हमारे स्रोतों ने बताया कि इससे निपटने के लिए 3 अलग-अलग रास्ते हैं। हाँ, और कौन सा रास्ता चुनना है ये स्थिति की गंभीरता पर निर्भर करता है। कानून हमें 3 तरह के उपचार देता है: प्रशासनिक, आपराधिक और नागरिक। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि वे या तो सीधे सबसे लंबे रास्ते यानी सिविल कोर्ट चले जाते हैं या फिर उन्हें बाकी 2 रास्तों के बारे में पता ही नहीं होता। तो पहला और सबसे आसान रास्ता कौन सा है? पहला रास्ता है प्रशासनिक उपचार। ये सबसे सीधा और काम खर्चीला तरीका है। आपको अपनी जमीन के कागजात जैसे रजिस्ट्री, नक्शा वगैरह लेकर अपने इलाके के अंचलाधिकारी या तहसीलदार के पास एक लिखित आवेदन देना है। उनके पास क्या अधिकार होता है? उनके पास सरकारी रिकॉर्ड्स के आधार पर अतिक्रमण हटाने का आदेश देने का अधिकार होता है। इसके अलावा अनुमंडल दंडाधिकारी यानी SDM को भी आवेदन दिया जा सकता है। अच्छा, SDM को क्यों? क्योंकि रास्ता बंद होने से शांति भंग होने का खतरा होता है, तो SDM अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर तुरंत हस्तक्षेप कर सकते हैं। और अगर अधिकारी कार्रवाई न करें या टालमटोल करें? तब आता है दूसरा और सबसे असरदार रास्ता, आपराधिक कार्रवाई। जैसा हमने अभी बात की, अगर कोई दीवार बनाकर या गेट लगाकर जबरदस्ती करता है तो सीधे नजदीकी पुलिस स्टेशन जाकर BNS की धारा 126 के तहत FIR दर्ज कराएं। और FIR से क्या होगा? FIR दर्ज होना एक गंभीर बात है। पुलिस को मौके पर जाकर जांच करनी पड़ती है, वे रुकावट हटा सकते हैं और आरोपी को गिरफ्तार भी कर सकते हैं। ये दबाव बनाने और तत्काल राहत पाने के लिए एक बहुत शक्तिशाली उपकरण है। और तीसरा और आखिरी विकल्प, जो शायद सबसे लंबा है, वो है नागरिक मुकदमा। जब प्रशासनिक अधिकारी मदद ना करें या मामला बहुत पेचीदा हो तो सिविल कोर्ट जाना ही स्थायी समाधान है।
इसमें समय लगता है ना? हाँ, इसकी प्रक्रिया लंबी और खर्चीली हो सकती है, लेकिन इसका फैसला अंतिम होता है। अदालत दोनों पक्षों के सबूतों, गवाहों और दस्तावेजों की जांच करती है और फिर स्थायी निषेधाज्ञा यानी परमानेंट इंजंक्शन का आदेश दे सकती है। इसका मतलब क्या हुआ? सीधे शब्दों में कहें तो अदालत हमेशा के लिए उस रास्ते को बंद करने पर रोक लगा देती है। ये एक पक्का और स्थायी समाधान है। हाँ, तो रणनीति ये होनी चाहिए कि स्थिति के हिसाब से प्रशासनिक या आपराधिक रास्ते से तत्काल राहत पाने की कोशिश की जाए और साथ ही साथ स्थायी समाधान के लिए सिविल कोर्ट का रास्ता भी खोला रखा जाए। बिल्कुल, तीनों रास्ते एक साथ भी अपनाए जा सकते हैं। स्रोतों में सुप्रीम कोर्ट के कुछ बड़े फैसलों का भी जिक्र था, जैसे एक हीरो विनोद मामला और दूसरा हाल का मनीषा महेंद्र गाला मामला। ये सिर्फ वकीलों के लिए हैं या इनसे कोई आम बात भी निकलती है? नहीं, ये फैसले बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि ये कानून की उन बारीकियों को साफ करते हैं जिन पर हमने अभी बात की। जैसे हीरो विनोद 2006 मामले में असल में हुआ क्या था? हाँ, बताइए। वहाँ एक जमीन के सौदे में रास्ते का अधिकार लिखित में दिया गया था। बाद में एक दूसरा पब्लिक रास्ता भी बन गया। तो जमीन बेचने वाले ने कहा कि अब तो दूसरा रास्ता है, इसलिए मेरे खेत से गुजरना बंद करो। तो अदालत ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ फैसला दिया। उन्होंने आवश्यकता के अधिकार और अनुदान द्वारा अधिकार में फर्क किया। अच्छा, जो लिखित में दिया गया हो। हाँ, कोर्ट ने कहा कि आवश्यकता का अधिकार तो दूसरा रास्ता बनने पर खत्म हो सकता है, लेकिन जो अधिकार किसी सेल डीड या बंटवारे के कागज में बाकायदा लिखा गया है, वो एक स्थायी अधिकार है, उसे बाद में खत्म नहीं किया जा सकता। और 2024 का मनीषा महेंद्र गाला मामला, क्या उसने भी कुछ नया कहा? उसने इसी सिद्धांत को और मजबूती दी। उस मामले में भी वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध हो गया था, लेकिन कोर्ट ने फिर दोहराया कि अनुदान या लंबे उपयोग से मिला अधिकार सिर्फ इसलिए खत्म नहीं हो जाता कि अब एक और रास्ता मौजूद है। ये फैसले जमीन मालिकों को एक तरह की सुरक्षा देते हैं कि जो अधिकार एक बार स्थापित हो गए उन्हें आसानी से छीना नहीं जा सकता। तो चलिए आज की इस गहरी पड़ताल को समेटते हैं। मेरे लिए जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई वो ये है कि मार्गाधिकार या राइट ऑफ वे सिर्फ एक सुविधा नहीं है, ये एक ठोस कानूनी अधिकार है। हाँ, इसके बिना आपकी करोड़ों की संपत्ति भी मिट्टी के मोल हो सकती है। हाँ, और भारत का कानूनी ढांचा इस पर पूरी तरह स्पष्ट है। आपके नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुखाचार अधिनियम है, जो जरूरत और पुराने इस्तेमाल दोनों को मान्यता देता है। अगर कोई जबरदस्ती करे तो उससे निपटने के लिए भारतीय न्याय संहिता में आपराधिक प्रावधान है। और समाधान के लिए आपके पास प्रशासनिक, आपराधिक और दीवानी तीनों रास्ते खुले हैं। तो शो की शुरुआत में हमने जिस परेशान व्यक्ति की कल्पना की थी, जिसके पड़ोसी ने रातों रात दीवार खड़ी कर दी, अब उसके पास सिर्फ लाचारी नहीं बल्कि 3 स्पष्ट कानूनी हथियार हैं। हाँ, COSDM का दरवाजा खटखटाना, हाँ, पुलिस में FIR करना या फिर सिविल कोर्ट में अपने स्थायी हक की लड़ाई लड़ना। कानून मजबूत है, बस सही रास्ता चुनने की जरूरत है। सही कहा, जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। आज की ये चर्चा हमें एक अंतिम विचार के साथ छोड़ जाती है। हमने समय के साथ बने अधिकारों की बात की, जैसे 20 साल तक रास्ता इस्तेमाल करने का नियम। लेकिन जैसे जैसे हमारे शहर और गांव फैल रहे हैं, नई नई सड़कें बन रही हैं, पुरानी जमीनों के टुकड़े हो रहे हैं, तो क्या आवश्यकता और लंबे समय के उपयोग की हमारी सामाजिक समझ भी बदलेगी? जो कच्चा रास्ता कल तक किसी के खेत तक जाने की जरूरत थी, क्या वो पक्की सड़क बनने के बाद सिर्फ एक सुविधा बनकर रह जाएगा? और इसका उन सामुदायिक संबंधों पर क्या असर पड़ेगा जो सदियों से इन साझा रास्तों और पगडंडियों के इर्द गिर्द बने थे?